अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात हुए और लाखों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इन रूह परवर इज्तिमात में उम्मत मुसलमा की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। सऊदी अरब के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारत, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। हुज्जाज इकराम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद एहराम खोल दिए जाएंगे। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में बाज़ लोग आज और कुछ कल ईद उल अज़हा मनाएंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। जगन्नाथ यात्रा का रथ चारशुम्बे की शाम त्रिपुरा के अनाकोटी जिले में हाई टेंशन तार की लपेट में आ गया, जिसके बाइस 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। वहीं 18 अफराद झुलस गए। उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। कुछ सोशल मीडिया सारिफिन ने 22 संवाद की बात की है, अगरचे कि सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या शाम तकरीबन 4:30 बजे कुमार घाट इलाके में इस्कॉन मंदिर की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले उल्टा रथ यात्रा त्योहार के दौरान पेश आया। लोहे के बने रथ को अकीदतमंद खींच रहे थे। इसी दौरान रथ के 133 केवी और हेड केबल से राब्ते में आ गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। टीम ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि रथ लाइव वायर के तार से कैसे राब्ते में आया। चीन ने बायोवेपन के तौर पर कोरोना वायरस को तैयार किया था। वुहान लैब में काम करने वाले एक रिसर्चर ने यह दावा किया है। इंटरनेशनल प्रेस एसोसिएशन को दिए एक इंटरव्यू में रिसर्चर चाओ शाओ ने कहा कि मुझे और मेरे साथियों को टेस्टिंग के लिए वायरस के 4 स्ट्रेन दिए गए थे, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा स्ट्रेन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंटरव्यू 2020 का है, लेकिन अब सामने आया है। रिसर्चर ने 26 मिनट की बातचीत में कई खुलासे किए। रिसर्चर ने बताया कि कैसे उनके एक साथी शान चाओ को कोरोना के स्ट्रेन पर टेस्टिंग करने के लिए कहा गया। इस जांच का मकसद ये जानना था कि कौन सा स्ट्रेन सबसे जल्दी और सबसे असरदार तरीके से इन्फेक्शन फैला रहा था, साथ ही कौन सा स्ट्रेन इंसानों पर सबसे ज्यादा असरदार है।
चाओ शो ने बताया कि 2019 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के दौरान हमारे कुछ रिसर्चर्स साथी लापता हो गए थे। बाद में उनमें से एक ने बताया कि हमें अलग अलग मुल्कों से आए खिलाड़ियों की हाइजीन कंडीशन चेक करने के लिए होटल भेजा गया था। खिलाड़ियों के हेल्थ चेकअप के लिए वायरोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं होती है। दरअसल इन लोगों का असली टारगेट कोरोना फैलाना था। ऐसे ही एक और मामला साथी शान चाओ का था। उसे शिनजियांग के शिनजियांग के री एजुकेशन कैंप में रह रहे उइगर लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए भेजा गया था। शान चाओ ने अप्रैल 2020 में कोरोना स्ट्रेन पर रिसर्च का काम शुरू किया था। शाओ ने अंदेशा जाहिर किया कि चाओ को असल में ये या तो कोरोना फैलाने या फिर इंसानों पर ये कैसे रिएक्ट करता है ये देखने के लिए भेजा गया था। कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ था और बाद में इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान लैब के 3 साइंटिस्ट सबसे पहले कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हुए थे। ये 3 साइंटिस्ट बेनहू, यूपिंग और यानछू थे। तीनों इस लैब के लीड रिसर्चर्स थे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चीन की इस हरकत के तमाम सबूत अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के पास मौजूद हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल यकसान सिविल कोड पर बयानबाजी शुरू हो गई है। तमाम बीजेपी कायदीन के बाद अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इसके हक में बयान दिया है। मोदी का कहना है कि UCC पर जो भी खदशात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस मामले पर एक इजलास का इनेकाद किया। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में UCC के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बोर्ड से वाबस्ता तमाम वकला मौजूद थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजलास के दौरान फैसला लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से एक मुसवदा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड से वाबस्ता तमाम अफराद लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात का वक्त मांगेंगे और बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को सौंप देगा। बोर्ड के इस इजलास में वज़ीर आज़म मोदी के बयान का भी जिक्र किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से यकसान सिविल कोड की हिमायत करने के एक दिन बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम ने चाशुमे को जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के खौल फेल की वजह से आज मुल्क तकसीम हो रहा है। हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने और वोटरों को पोलराइज करने के लिए UCC को नाफिज करने की बात कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी पर हमला करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए एक कौम को एक ख़ानदान के बराबर करार देते हैं। अगरचे कि उनका मवाजना तजरीदी मानों में दुरुस्त लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि ख़ानदान खून के रिश्तों में बंधा होता है। एक कौम को एक आइन के ज़रिए यकजा किया जाता है जो एक सियासी कानूनी दस्तावेज़ है। यहाँ तक कि ख़ानदान में भी तनों होता है। हिंदुस्तान के आइन ने हिंदुस्तान के लोगों में तनों और अक्सरियत को तस्लीम किया है। UCC की एक ख्वाहिश है, इसे मुसलत नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म को निशाना बनाते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म दिखावा कर रहे हैं कि UCC एक सादा अमल है। उन्हें लॉ कमीशन की साबिक़ा रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी जिसमें कहा गया कि इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि आज मुल्क बीजेपी के खौल फेल की वजह से बटा हुआ है। अवाम पर मुसल्लत किया गया UCC तकसीम में मज़ीद इजाफा करेगा। आम आदमी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत की है। राज्यसभा MP संदीप पाठक ने UCC की हिमायत करते हुए कहा कि हम चूंकि आर्टिकल 44 भी यही कहता है, इसलिए आम आदमी पार्टी UCC की तायद करती है। UCC मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोगों, सियासी जमातों और तंजीमों से मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से कायम किया जाना चाहिए। बीजेपी बयान दिया मध्य प्रदेश में। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। अन्य विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में UCC होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है। सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, ये हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी से समर्थन में अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है तो
हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। वो दिल्ली से सहारनपुर के चिटमलपुर कस्बे में अपने घर जा रहे थे। हरियाणा नंबर की कार से आए हमलावरों ने चंद्रशेखर पर 4 राउंड फायर किए। गोली उनके पेट को छूकर बाहर निकली। फायरिंग से आजाद की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। गाड़ी का नंबर HR70D0278 फुटेज में साफ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर को देवबंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से इब्तिदाई इलाज के बाद उन्हें सहारनपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। अस्पताल के बाहर हामियों का हुजूम है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद देवबंद में तंजीम के साथी एडवोकेट अजय के घर गए थे। अजय की मां का 2 दिन पहले इंतकाल हुआ था। जैसे ही चंद्रशेखर अजय के घर से निकलकर अपनी कार के पास पहुंचे तो दूसरी कार से हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। हमारे साथ में पहचाना, मुझे तो सही तरह याद नहीं है, लेकिन हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी या पीछे? हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। ये जो रोड सहारनपुर जाता है काला रेडी वाला है, हाँ, ये जो हाईवे इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसे भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियां थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस तरह हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे। दिल्ली की वजीर आतिशी ने एक बार फिर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमें ताजुब है कि जो एलजी साहब 6 महीने तक डीआरसी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की फाइल लेकर बैठे हुए थे, वो 3 वर्किंग डेज के बाद हलफ करवाने पर ऐवान की दुहाई दे रहे हैं। हमने डीआरसी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस पर अभी स्टे नहीं मिला है, इसलिए हम डीआरसी चेयरमैन को हलफ दिलवाएंगे क्योंकि हम ऐवान में यकीन रखते हैं। देखिए, हम बिल्कुल शपथ दिलवाने के लिए तैयार हैं। हम संविधान का पालन करने में विश्वास करते हैं, पर मुझे इस बात का अचंभा है कि वो एलजी साहब जो डीआरसी चेयरपर्सन की फाइल 6 महीने तक रखकर बैठे हुए थे, अगर 3 वर्किंग डेज के बाद का समय शपथ द्वारा दिया जाता है तो अब वो संविधान की दुहाई देने लग गए हैं। कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी है कि एलजी साहब को संविधान याद तो आया, लेकिन हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनका पालन करेंगे। डीआरसी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी इन एब्सेंस ऑफ दैट, क्योंकि अभी स्टे नहीं है, तो हम शपथ जरूर दिलवाएं। देखिए, हम बिल्कुल शपथ दिलवाने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 जुम्मे को मुसलसिल तीसरे दिन फिल्म आदि पुरुष में काबिल एतराज डायलॉग्स के मामले की समाअत की। अदालत ने कहा कि रामायण जिसके किरदारों की पूजा की जाती है उसे कैसे एक मजाक की तरह दिखाया गया। सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्म कैसे पास कर दी? फिल्म को पास करना एक गलती है। फिल्म बनाने वाले सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि तस्वीर हिट हो जाती है। अगर आप कुरान पर एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी बनाएं जिसमें गलत चीज़ें दिखाएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। आपको कुरान बाइबल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं वाज़ेह कर दूं कि किसी एक मजहब को मत छेड़ो, किसी मजहब की गलत तशरीह ना करें। अदालत किसी मजहब की पैरवी नहीं करती। अदालत तमाम लोगों के जज्बात का एहतराम करती है। ये इस मामले पर सिर्फ ज़बानी तबसरे हैं। अब देखो ये भी शाम तक छप जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने मालविया पर राहुल गांधी का एक एनिमेटेड वीडियो शेयर करने का इल्जाम लगाया जिसमें वो हिंदू सकाफत और हिंदुस्तान के खिलाफ दिखा रहे हैं।
कर्नाटक कांग्रेस के रमेश बाबू ने मालविया के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। मालविया के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153A, 120B, 5052 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वीडियो में कहा गया है कि राहुल गांधी भारत मुखालिफ ताकतों के लिए एक उम्मीद है। वाहिद ऑप्शन रागा ने खुद को एक प्यादे के तौर पर पेश किया ताकि इसे हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। Whenever BJP bears the brunt of the law, they cry foul. They have a problem with following the law of the land. They have a problem with the constitution. And if we enforce the law or the constitution, they seem to have a problem with it. I would like to ask BJP, tell me which part of the FIR that has been lodged against Mr. Malviya is with malified intent. Who is the creator of the video? Who is the one who is spreading the video? Who is getting the video to have enough traction on social media? Who is spreading these lies? I had promised the people of Karnataka that fake news will be reined in. And we are just doing that within legal parameters. I would like to ask even the media houses and the people, tell us which of the sections that have been imposed on him is with malified intent. Have a look at the video. Have a look at the thing. And it's just not that we have gone and filed a case and it happened in within 1 hour. It's taken a week. We have taken the legal opinion. We have taken the AG's opinion. And whatever has to be done by law, we have done it. Why is BJP this thing? Let them go to court. No. Let them come here and speak. What's the point of crying foul in front of the media? किसी न्यूज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, कंप्लेंट दर्ज कराई थी, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, एक ही हुई। ये अच्छी खबर नहीं कि एक ही हुई, बहुत होनी चाहिए। जिस तरह से वो ना केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों की छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, और देश की छवि सबसे ज्यादा बिगाड़ने में अगर किसी का योगदान रहा है तो बीजेपी के आईटी सेल का रहा है। पूरी एक प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक अकेले व्यक्ति ने पानी फेरा तो उसका नाम यही है जो आपने अभी नाम लिया। तो मैं तो हैरान हूं कि सरकार ने अभी तक उन पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की। If there is anyone responsible to play with truth, to play with facts, to play with people's images, to play with the country's reputation, it's the IT cell of the BJP. The entire visit, US visit of the Prime Minister has been undone by the leaders of the Bharatiya Janata Party and Karyakartas are in receipt of information with regards to an FIR filed against a position taken by the Bharatiya Janata Party with regards to Rahul Gandhi's US visit. The question that has been left unanswered by the Congress party is this: is it true that Sri Gandhi met Sunita Vishwanath during his trip to the United States of America? Ladies and gentlemen of the press, you are aware that I myself had done a press conference with regards to George Soros's intentions to destabilize a democratic elected government in India. Question is, when it is known to every Indian what George Soros intends to do, why is Mr. Gandhi hobnobbing with those who are funded by George Soros? It is also evident that this is not the only Soros connection.
मणिपुर में गुज़िश्ता 2 महीने से तशद्दुद की आग भड़क रही है और मुतअद्दिद अफराद की जानों का ज़िया हो चुका है। कांग्रेस पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इल्ज़ाम है कि बीजेपी की पॉलिसियों के सबब मणिपुर आग में जल रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर खामोश है और रियासत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर का दौरा करेंगे। वो अपने दौरे के दौरान इमदादी कैंपों यानी रिलीफ कैंप्स में जाएंगे और इम्फाल और चोराचंद्रपुर में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। मणिपुर तकरीबन 2 माह से जल रहा है और उसे सहारे की अशद ज़रूरत है ताकि माशरा तनाज़ात से अमन की तरफ बढ़ सके। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि एक इंसानी अलमिया है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नफरत की नहीं मोहब्बत की ताकत बने। कांग्रेस ने 4 शुबे को मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला किया। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे में घपलेबाजी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ वही अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि दूसरे ममालिक उसी तरह के ड्रोन चौथाई से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए में 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि हम 880 करोड़ रुपए में ड्रोन खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के महंगे शौक की मुल्क को महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई, भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है, जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है, 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए, सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है, ये हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में न फंस जाए, क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा। बीच बीच में राजनाथ सिंह जी ने कल परसों में कुछ बोला है, पीआईबी की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण आए हैं कि नहीं इतनी कीमत नहीं है, तो ये कीमत आप ही क्या। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें मरकज और रियासत के सीनियर कायदीन ने शिरकत की और इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए छत्तीसगढ़ की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ इंतखाबात पर तफसीली बातचीत हुई जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन ने बातचीत करते हुए अपने ख्यालात रखे। इजलास में हुकूमत और तंजीम पर तबादला ख्याल किया गया जिसमें सबने कहा कि मिलकर पूरी कुव्वत से इलेक्शन लड़े। हम सभी लोग आज और भी मंत्री लोग और सीनियर नेता, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री वेणुगोपाल जी के साथ बैठकर बातचीत सबने की। हमारे तीनों सचिव लोग भी मौजूद थे और बहुत अच्छी तरह से विस्तार से चर्चा हुई। अपने सीनियर नेताओं को छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं, उन सब बातों का विस्तार से वहाँ पर
डिस्कशन हुआ, आपस में बातचीत हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी, क्योंकि खड़गे जी और राहुल जी का यही कहना था कि छत्तीसगढ़ की जो भी बात है, आगे चुनाव के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ज़मीन से लेकर संगठन से लेकर सरकार, सब मिलकर कैसे चुनाव आगे की रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा और सबने अपनी अपनी बात रखी, सरकार की बातें रखी। बुर्किना फासो में पीर के रोज रसद के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 31 फौजी जवानों और 3 फौजी वाहनों समेत कम से कम 34 अफराद की मौत हो गई। फौज ने मंगल की देर शाम एक बयान में कहा कि फौजी यूनिटों की हिफाजत के तहत रसद के काफिले पर यह हमला सूबे वाम के मरकज नूरड इलाके के नाम से गुआ में हुआ। बयान में कहा गया कि हमला इंतहाई पुरतशद्दुद था। फौजी दस्तों के भरपूर रद्द-ए-अमल के बावजूद लड़ाई में काफी नुकसान हुआ। तकरीबन 20 अफराद जख्मी हुए और उन्हें निकाल लिया गया और तकरीबन 10 फौजी जवान लापता हैं। बयान में मजीद कहा गया कि लड़ाई में 40 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। बयान के मुताबिक एक स्वीप ऑपरेशन को तेज करने के लिए इलाके में कुमक तैनात कर दी गई है। मेक्सिको की रियासत चियापास में एक मुसल्लह गिरोह ने महकमे तहफ़्फ़ुज़ और शहरी दिफा के 14 पुलिस अफसरान को अगवा कर लिया। मेक्सिको के सिक्योरिटी वजारत के महकमे ने चारशंबे को ये इत्तला दी। वजारत ने सोशल मीडिया पर कहा कि मंगल को ओकोस कोटा और टेक्सला गिटरेस के दरमियान सड़क पर मुसल्लह अफराद ने पुलिस अफसरान को अगवा कर लिया था। उनका पता लगाने के लिए वजारत रियासती सलामती और शहरी दिफा विफाकी फोर्सेस के ताउन से तलाशी मुहिम चला रही है। महकमे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की जिसमें 2 सफेद गाड़ियां एक बस का रास्ता रोक रही हैं और लोगों के ग्रुप ने पुलिस एहलकारों पर बंदूकें तान रखी हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मंगल की रात एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला शादी के तनाज़े से जुड़ा हुआ है। कातिल सिर्फ एक था और इस वक्त मफरूर है। ये वाक़या ज़िले मालाकुंड की तहसील बटखैला के इलाके बागरडेरा में पेश आया। इलाके में शदीद कशीदगी पाई जाती है। इसके पेश नज़र बाहर के लोगों की नक़्ल हरकत पर पाबंदी लगा दी गई। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी है। खैबर पख्तूनख्वा से मकामी मीडिया में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मामला 2 खानदानों के दरमियान शादी के तनाज़े से मुताल्लिक़ है। मंगल की रात झगड़ा बढ़ गया और कुछ लोगों की मुदाखलत के बाद दोनों फरीक घर वापस आ गए। रात देर गए खानदान के एक फर्द राइफल लेकर दूसरे खानदान के घर में दाखिल हुआ। उस वक्त वहां मौजूद तमाम लोग गहरी नींद में थे। इसी दौरान हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। उसने 2 कमरों में सोए हुए जुमला 9 अफराद को कत्ल कर दिया। जहां भाग होने वालों में 6 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। उनमें बच्चे भी शामिल हैं, हालांकि उनकी शिनाख्त जाहिर नहीं की गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बीच होने जा रही केज फाइट काफ़ी बहस में है। मस्क ने इस फाइट के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रेनिंग की फुटेज सामने आई है। इनमें वो पॉपुलर पॉडकास्टर और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन के साथ लड़ रहे हैं। फ्रीडमैन ने ही तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि मस्क की पावर से मैं काफ़ी मुतासिर हूँ। मस्क ने पिछले दिनों ट्विटर पर जुकरबर्ग को फाइट का चैलेंज किया था। जुकरबर्ग ने इसे कबूल कर लिया था। फ्रीडमैन दोनों के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं और उन्हें इसके फोटो और वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।